तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम चालू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस। तो आज पढ़ते हैं चैप्टर 1 डाइवर्सिटी। तो मेरा नाम है शहजादा। चलिए चालू करते हैं आज का लेसन। तो आपने कभी ना कभी ये वर्ड तो सुना ही होगा, डाइवर्सिटी, हैवंट यू? तो इस वर्ड का कभी आपने मीनिंग ढूंढने की कोशिश करी है? क्या है? आपने काफ़ी बार सुना होगा, नहीं भी सुना होगा, पर आपने, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपने काफ़ी बार इस चीज़ को नोटिस किया होगा। चलिए डाइवर्सिटी का मीनिंग देखते हैं हिंदी में, जिसका मतलब है विविधता। विविधता का मतलब होता है डिफरेंशिएटिंग। अभी डिफरेंशिएटिंग क्या होता है? डिफरेंशिएटिंग जब हम सोसाइटी में देखेंगे तो हमें काफ़ी सारी चीज़ों में डिफरेंशिएट देख सकते हैं। जैसे अगर आप किसी सोसाइटी में जाएंगे या फिर किसी खुले जगह में जाएंगे सिटी में, तो आप नोटिस करेंगे जो लोग हैं वो एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं, बिहेवियर में, कलर में, लैंग्वेज में, जो खाना वो पसंद करते हैं कलर में, या फिर उनका फेवरेट कलर, उनका फेवरेट सॉन्ग, वो हर चीज़ में अलग होंगे। कहीं ना कहीं वो सेम नहीं हो सकते। तो चलिए इस डिफरेंशिएटिंग फैक्टर को हम अपने क्लासरूम से ही चालू करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे क्लासरूम में क्यों? क्योंकि क्लासरूम में इतने टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। हर एक स्टूडेंट एक दूसरे से अलग होता है। कोई स्टूडेंट ज़्यादा स्मार्ट हो सकता है या फिर कहीं कम इंटेलिजेंट हो सकता है। कुछ स्टूडेंट का फेवरेट कलर कुछ और होगा। या फिर आप अपना एग्जांपल ले लीजिए, शायद आपका फेवरेट कलर रेड होगा, तो आप अपने फ्रेंड को पूछिए उसका फेवरेट कलर क्या है। मैं यकीनन कह सकता हूँ उसका फेवरेट कलर दूसरा ही होगा। तो इसी तरह क्लास में अगर आप जाएंगे तो हर एक बच्चा किसी और कल्चर से आता है या फिर किसी और नेटिव प्लेस से आता है। जैसे उसका मदर टंग अलग होगा, उसका बिहेवियर अलग होगा, शायद वो टीचर्स से स्टिक से बात करता होगा, या कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते होंगे जो थोड़े एग्रेसिव बिहेवियर के होते होंगे, जो थोड़ा झगड़ेलू होते होंगे, या फिर कुछ ऐसे बच्चे जो ज़्यादा स्मार्ट होते होंगे। तो चलिए हम हमारे फ्रेंड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओबियसली हम सबके कोई ना कोई फ्रेंड होते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है हम सब सेम होते हैं? आर वी सेम? क्या हम दोनों का सेम कलर होता है? या इसका मतलब है क्या हम दोनों का फेवरेट कलर सेम होता है या फिर अलग होता है? क्या हम दोनों का फेवरेट सॉन्ग सेम होता है? क्या हम दोनों को एक ही मूवी पसंद है? या फिर दोनों का जो क्लोथिंग स्टाइल है वो सेम होता है या फिर नहीं होता है? या फिर दोनों का लैंग्वेज, जिस बैकग्राउंड से हम आ रहे हैं, क्या हम दोनों का मदर टंग सेम होता है? तो इसका आंसर क्या होगा, यस या नो? ओबियसली नो। स्टिल यू आर फ्रेंड्स। फिर भी हम दोस्त होते हैं, हम एक दूसरे से इतने अलग होते हैं, फिर भी हम एक दूसरे के दोस्त होते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? वाई वी आर फ्रेंड्स? जबकि हमारी पसंद अलग है, हमारा बिहेवियर अलग है, हम एक दूसरे से डाइवर्स है, फिर भी हम एक दूसरे के दोस्त होते हैं। बिकॉज ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। हम इंसान एक सोशल एनिमल होते हैं। आपके मन में डाउट तो आ रहा ही होगा कि ये सोशल एनिमल क्या होता है। तो सोशल एनिमल आप हिस्ट्री से देख लीजिए, जो इंसान है वो हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। वो एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं जहाँ पे वो एक साथ रहना पसंद करते हैं, इधर देन अलग रहना। तो सोशल एनिमल का सिंपल मीनिंग है ह्यूमन लाइक टू लिव इन अ ग्रुप। तो चलिए हमारे फैमिली का एग्जांपल ले लेते होंगे। ऑब्वियसली हमारे फैमिली में मदर, फादर, एक दादाजी, दादी जी, या फिर हमारे छोटे भाई बहन होते होंगे। क्या आपके छोटे भाई को भी वही कार्टून पसंद है जो आपको पसंद है? क्या आपकी मम्मा और आपके पापा का फेवरेट फूड एक ही है? या फिर आपके दादाजी या दादी जी का फेवरेट मूवी एक है? ओबियसली नो। पर एक चीज़ आप सब में कॉमन है, वो है आपके बीच में का प्यार, आपके बीच में की यूनिटी, और आपके बीच में जो ट्रस्ट है। सो दैट्स वाई वी आर अ फैमिली। चलिए सोसाइटी का एग्जांपल ले लेते हैं। आप हमेशा नोटिस करते होंगे सोसाइटी में लोग एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे अगर आप किसी सोसाइटी में रहते होंगे, आपके पड़ोसी आपकी भाषा नहीं बोलते होंगे, या फिर आपका दूध वाला जो होता होगा वो आपकी भाषा नहीं बोलता होगा, या फिर आपका जो वॉचमैन होगा उसका रहने का कल्चर आपसे काफ़ी डिफरेंट होगा, उसकी लाइफस्टाइल अलग होगी आपसे। या फिर आपके घर पे जो काम करने वाले होंगे उनका बिहेवियर, उनका फूड, उनका सब कुछ आपसे बिल्कुल ही अलग ही होता होगा। या फिर आप अपने किसी पड़ोसी को देख लीजिए, आप अपनी फैमिली को देखिए और उनकी फैमिली को देखिए, आपका कल्चर, फिर आपका लिविंग स्टाइल और उनका लिविंग स्टाइल बिल्कुल एक दूसरे से अलग होता होगा। तो ओबियसली हमारा डाउट क्लियर हो गया है डाइवर्सिटी के बारे में।
तो अगर आपसे कोई डाइवर्सिटी के बारे में इस वक्त पूछेगा तो आप उसे क्लियरली बोल सकते हो डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं, डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो इंडिया देखा जाए तो बहुत ही डाइवर्स नेशन है। हम एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं, जैसे लैंग्वेजेस में अलग होते हैं, हमारी फूड अलग होती है, हमारे पसंद अलग होते हैं, हमारी क्लोथिंग स्टाइल अलग होती है। तो चलिए इन सब फैक्टर्स को हम स्टडी करते हैं, ऐसे फैक्टर्स जो हमें इंडियन को एक दूसरे से डाइवर्स बनाते हैं। तो चलिए चालू करते हैं, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो है फूड। तो चलिए अभी इंडिया को अलग अलग क्वाड्रेंट में हम स्टडी करते हैं, जैसे नॉर्थ साउथ। हम पहले नॉर्थ को स्टडी करेंगे, देन ईस्ट वेस्ट एंड देन साउथ। तो चलिए सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं 4 सिटीज़ का, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई एंड चेन्नई। तो हम इन चारों प्लेसेस के फूड को या फिर हम इन चारों प्लेसेस के क्यूजिन को देखेंगे कि कैसे इन प्लेसेस की क्यूजिन एक दूसरे से अलग होती है। तो चलिए सबसे पहले मुंबई से स्टार्ट करते हैं, ओबियसली हमारा फेवरेट प्लेस। तो मुंबई का फेवरेट फूड कौन सा है? ओबियसली वड़ा पाव। देन आपने पाव भाजी का नाम तो सुना ही होगा, जो कि मुंबई का वर्ल्ड फेमस डिश होती है। देन लेट्स गो टू दिल्ली। दिल्ली के तो अब अगर आप दिल्ली में रहते हो और वहाँ के आपने छोले कुलचे ट्राई नहीं किए होंगे तो आप ट्रू दिल्लियन नहीं हो। तो आपने नोटिस किया कि कैसे मुंबई में वड़ा पाव होता है और दिल्ली में छोले कुलचे। चलिए मेरे फेवरेट जगह पे चलते हैं, कलकत्ता। ओबियसली जो डिश आप देख रहे हैं इसे कचौरी कहते हैं, बंगाली कचौरी। ओबियसली पूरी सब्जी जैसी दिखती है। यहाँ की कचौरी जो ट्रेडिशनल कचौरी जैसी नहीं होती, एक पूरी सब्जी होती है और उसको वो सर्व करते हैं। मेनली ये जो डिश है कलकत्ता में ब्रेकफास्ट की तरह इसे कंज्यूम किया जाता है। और अगर हम कलकत्ता की बात कर रहे हैं और रसगुल्ले की बात ना है तो शर्म आनी चाहिए। एनीवन वाचिंग फ्रॉम कलकत्ता प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चेन्नई में चलते हैं अन्ना लोगों की जगह पे। ओबियसली आप किसी अन्ना से मिलेंगे तो आपको इडली सर्वर करेगा। ओबियसली वहाँ का स्टेपल फूड होता है राइस से बना हुआ इडली एंड सांबार। तो हमने चारों क्वाड्रेंट को स्टडी किया। पहले हमने दिल्ली के बारे में देखा, फिर मुंबई, चेन्नई एंड कलकत्ता। जब हमने इन चारों जगहों के बारे में पढ़ा तो आपने नोटिस किया क्या फूड सेम है चारों जगह पे? ओबियसली नो, फूड वहाँ का सेम नहीं है। तो हमने यही पढ़ा, देयर इज़ वैरायटी ऑफ फूड इंडिया। जो फूड आइटम्स होते हैं चारों जगहों में या फिर अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया, वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होते हैं, बिल्कुल सेम नहीं होते हैं। तो व्हाट वी स्टडी इन दिस चैप्टर या फिर इन दिस टॉपिक, व्हाट वी स्टडी इन दिस टॉपिक इज़ एवरी पार्ट ऑफ कंट्री हैज़ इट ओन क्यूजिन। यस, अगर आप राजस्थान में जाएंगे, ओबियसली वहाँ का जो फूड क्यूजिन होगा वो काफ़ी शाही होगा, काफ़ी डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू ईस्ट साइड से। आपने तो सुना ही होगा जो राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब का फूड होता है वो देसी फूड होता है, बिकॉज दे यूज़ अ लॉट ऑफ घी इन देयर फूड। और अगर आप आसाम, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, उनका स्टेपल फूड राइस होता है एज़ कम्पेयर टू राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब। एक पार्ट, जैसे कि हम देख सकते हैं कंट्री का एक पार्ट दूसरे पार्ट से कितना अलग होता है। सो लेट्स जंप टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ क्लोथ्स। तो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे क्लोथिंग के बारे में, कैसे इंडिया में जो क्लोथिंग होता है वो डिफरेंट होता है। हर एक पार्ट का जो क्लोथिंग स्टाइल है या फिर जो कल्चर है वहाँ का क्लोथिंग का एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। तो चलिए कश्मीर के बारे में देखते हैं। कश्मीर का जो ट्रेडिशनल क्लॉथ होता है उसे फहरान कहते हैं, जो कि बाकी पार्ट से अलग होता है। ऑब्वियसली जो कश्मीर है वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आता है, जहाँ पे ठंडी बहुत होती है अक्सर नॉर्मल प्लेसेस से। तो इसलिए वहाँ का क्लोथिंग स्टाइल फहरान, जो कि वुल से बना होता है मेनली, जो हमें गर्म रखता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पंजाब के बारे में। अगर आप पंजाब में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे अ मैन वेयर अ टर्बन। तो चलिए अब हम राजस्थान के ड्रेसिंग स्टाइल के बारे में देखते हैं। ओबियसली वहाँ के जो लोग होते हैं वो सर पे पगड़ी पहनना पसंद करते हैं या फिर उनके ट्रेडिशनल स्टाइल होती है। दे वेयर अ कॉटन शर्ट एंड बिलो दैट दे वेयर अ धोती। देन लेट्स गो टू वेस्ट बंगाल, जहाँ का जो साड़ी स्टाइल होता है वो बाकी पार्ट ऑफ द कंट्री से बिल्कुल अलग होता है। तो जैसे कि हमने इस लेसन में देखा, जो कश्मीर का रीजन है
वहाँ का जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो दूसरे पार्ट से अलग है. देन वी लुक अबाउट पंजाब, देन राजस्थान एंड बंगाल. तो हमने इस टॉपिक में क्या सीखा? क्या सबका क्लोथिंग स्टाइल एक जैसा होता है या डिफरेंट होता है? ऑब्वियसली दे आर डिफरेंट. सो दिस इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी इन क्लोथिंग. तो हम देख ही सकते हैं कि कैसे अलग अलग पार्ट में जो क्लोथिंग स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है अदर पार्ट से. सो लेट्स जम्प टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लैंग्वेजेस इन इंडिया. तो इंडिया में काफ़ी लैंग्वेज बोले जाते हैं एक्टिवली. इफ़ यू गो टू नॉर्थ यू विल लिसन टू अलग. इफ़ यू गो टू नॉर्थ द लैंग्वेज विल बी टोटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया. अगर हम नॉर्दर्न पार्ट में जाते हैं यू विल फाइंड हरियाणवी लैंग्वेज, पंजाबी. इफ़ यू कम टू दिल्ली यू विल फाइंड अ टोन ऑफ हिंदी इन अ मिक्सचर ऑफ हरियाणवी एंड पंजाबी. अगर आप मध्य प्रदेश की हिंदी को और दिल्ली के हिंदी को कंपेयर करेंगे तो वो एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट होगा. इफ़ वी कम टू महाराष्ट्र, द नेटिव पीपल ऑफ महाराष्ट्र स्पीक मराठी. इफ़ वी गो इन टू द तमिलनाडु दे स्पीक तमिल. इफ़ वी गो टू कर्नाटका दे स्पीक कर्नाटक. If we go to Kerala they speak Malayalam. If we jump to West Bengal they speak Bengali. तो हमने इस टॉपिक में पढ़ा कि कैसे जो लैंग्वेज होती है वो अलग होती है. हमने फूड के बारे में देखा, हमने क्लोथिंग के बारे में देखा, अब लैंग्वेज भी देख रहे हैं कि कैसे एक दूसरे से अलग होती है. एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री हैज़ देयर ओन लैंग्वेज. दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एज कम्पेयर टू ईच अदर. जो नॉर्थ पार्ट का जो लैंग्वेज होगा वो साउथ पार्ट से बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, और जो ईस्ट पार्ट और वेस्ट पार्ट का लैंग्वेज होगा वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगा. पर हम सब कॉमनली हिंदी का यूज़ करते हैं. यस, हम हिंदी का यूज़ करते हैं, फिर भी हिंदी में थोड़ी डाइवर्सिटी तो हमें दिखती है. अगर आप किसी महाराष्ट्रन पीपल की हिंदी को कंपेयर करेंगे किसी वेस्ट बंगाल या आसाम साइड की हिंदी से, आप बिल्कुल ही डिफरेंट. उन दोनों का जो एक्सेंट है बिल्कुल ही डिफरेंट होगा. अगर आप किसी ऐसे लोग की हिंदी सुनेंगे जो कि दिल्ली में रहता है और उससे कंपेयर करेंगे आप यूपी वाले से, तो जो लहजा होगा, जो एक्सेंट होगा उन दोनों के बीच में वो काफ़ी डिफरेंट होगा, काफ़ी अलग होगा एक दूसरे से. तो जैसे कि आप पिक्चर में देख ही सकते हैं इंडिया कितना डाइवर्स है. जस्ट लुक एट द पिक्चर कि कैसे लोग एक दूसरे से डाइवर्स होता है. हाउ वी कैन सी डाइवर्सिटी इन इंडिया. सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, फेस्टिवल्स इन इंडिया. हम जो इंडियंस होते हैं वो, तो जैसे कि आपने देखा इंडिया के अलग अलग पार्ट में कैसे अलग अलग चीज़ों को प्रैक्टिस किया जाता है. जैसे उनका क्लोथिंग स्टाइल अलग है, उनका फूड अलग होता है, उनका लैंग्वेज अलग होता है. अगर इतने अलग अलग तरह के लोग किसी देश में रह रहे होंगे इसका मतलब उस देश में फेस्टिवल्स भी काफ़ी तरह के होते होंगे. यस, बहुत तरह के फेस्टिवल्स होते हैं. यस, बहुत तरह के फेस्टिवल्स होते हैं हमारे देश. तो आप पिक्चर में देख ही सकते हैं, वी सेलिब्रेट अ लॉट ऑफ फेस्टिवल्स इन इंडिया. देयर आर लॉट ऑफ फेस्टिवल्स बिकॉज जो इंडिया है वो बहुत ही डाइवर्स नेशन है. इस डाइवर्सिटी को अपने लैंग्वेज में, तो इस डाइवर्सिटी को अपने फूड में देखा, उनकी कल्चर में देखा, उनकी क्लोथिंग स्टाइल में देखा. तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेस्टिवल्स भी बहुत डाइवर्स होते हैं, बहुत वैराइटीज़ में होते हैं. बिकॉज इंडिया जैसे डाइवर्स है, उनका रिलीजियस जो प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया में वो भी काफ़ी डाइवर्स है. जो वहाँ पे कास्टिज़म होता है, जो कास्टिज़म हमारे यहाँ है वो काफ़ी डाइवर्स है. इसीलिए जो फेस्टिवल्स भी है वो अलग अलग है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल द पंजाबीज़ या फिर जो सिख फॉलो करते हैं वो बैसाखी या फिर लोहड़ी उनकी फेस्टिवल्स होता है. या फिर जो जिनका हम बैसाखी कहते हैं, द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ऑफ इंडिया. फिर इफ़ यू गो टू वेस्ट बंगाल यू विल फाइंड द दुर्गा पूजा, द आइकॉनिक दुर्गा पूजा ऑफ कैलकाटा. जैसे कि आप गोवा वाले पार्ट में आएंगे, द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन गोवा इज़ क्रिश्चियन. तो आप वहाँ पे क्रिसमस देख सकते हैं. आप स्प्रिंग के टाइम में या फिर वसंत के टाइम में आप होली देख सकते हैं इंडिया में. एंड ऑब्वियसली द मुस्लिम्स पीपल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट ईद, द रमज़ान, द होली मंथ ऑफ द ईयर. तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं. तो फिर आता है दिवाली, इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल. तो चलिए एक रिवर्स लेते हैं कैसे हमने डाइवर्सिफिकेशन को अलग अलग फैक्टर में स्टडी किया. तो हमने किन किन चीज़ों में स्टडी किया. फर्स्ट वी लुक एट द फूड, देन वी लुक एट द क्लोथ, देन वी सी हाउ द लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया, हाउ एवरी पार्ट ऑफ नेशन हैज़ इट ओन लैंग्वेज. As there is diversity in religion, so there are a lot of number of festival that is celebrated in India. तो हमने फूड देखा, क्लोथ्स देखा, लैंग्वेज देखा, एंड वी ऑल्सो लुक एट द फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया.
जैसे कि हमने देखा, इंडिया में हर चीज़ डाइवर्स होती है। फूड एक दूसरे से डाइवर्स होती है, लैंग्वेज एक दूसरे से डाइवर्ट होती है, क्लोथिंग, फेस्टिवल, एवरीथिंग इज़ डाइवर्स। इंडिया में इंडिया में डाइवर्सिटी जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। फिर भी हम सब में एक चीज़ कॉमन होती है, दैट वी आर इंडियंस। हम सब में ये फीलिंग होती है। सो लेट्स सी यूनिटी, हाउ वी इंडियंस लिव इन अ यूनिटी। जबकि हम इतने डाइवर्स है, एक दूसरे से इतने अलग है, हमारा रिलीजियस अलग है, हमारा थिंकिंग अलग है, हमारा लैंग्वेज अलग है, हमारा क्लोथिंग स्टाइल अलग है, फिर भी हम इस यूनिटी को कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, हाउ वी लिव इन अ यूनिटी, लेट्स सी इट। सो लेट्स जंप टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। इस टॉपिक में हम डाइवर्सिटी को और डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हमने फैक्टर्स को कंपेयर करा, देन वी टॉक अबाउट यूनिटी, वी ऑल्सो टॉक अबाउट द फेस्टिवल्स, और उससे पहले हमने क्लासरूम का भी एग्जांपल देखा था, हमारे सोसाइटी का भी एग्जांपल देखा था। तो ये सब बस एक टिप ऑफ द आइसबर्ग था। तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे डाइवर्सिटी इंडिया में है। तो इस डाइवर्सिटी को अब हम समझने की कोशिश करेंगे इन अ डीप एनालिसिस, इन अ डीप स्टडी। सो इसके लिए हमें कुछ टाइम पीछे जाना पड़ेगा, कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा, तो ज़्यादा पीछे नहीं। सो लेट्स गो बैक इन टू द टाइम। सो लेट्स गो इन टू द 19th सेंचुरी। तो ये एक ऐसा टाइम है जब ना तो ट्रेन हुआ करती थी, ना ही प्लेन हुआ करते थे, ना ही कार हुआ करती थी, और ना ही बसेस। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो बाई फुट ही ट्रैवल किया करती थी, या फिर किसी एनिमल का यूज़ किया करती थी, कैमल, ब्लॉक, हॉर्सेस, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इमेजिन करिए आपको मुंबई से कलकत्ता ट्रैवल करना है, तो आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। लेट्स अज्यूम आप फ्लाइट से गए, तो आपका जो एक्सपेक्टेड टाइम होगा ट्रैवलिंग का वो नियरली 3 आवर्स या उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। पर क्या आपने कभी सोचा है अगर हम पैदल जाए, बाई फुट जाए, तो हमें कितना टाइम लगेगा? सो लेट्स लुक एट इट। यस, हमें 16 दिन लग जाएंगे, 16 डेज, अगर हमें बाई फुट मुंबई से कलकत्ता। हैव यू एवर वंडर व्हाई दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? आपके मन में कभी ना कभी ये क्वेश्चन तो आया ही होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। देयर आर मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हुआ करते थे जिनके कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे। लेट्स सी द फैक्टर्स वन बाय वन। सो द फर्स्ट फैक्टर इज़ जॉब। तो अभी भी हम देख सकते हैं कैसे जो लोग हैं वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रैवल करते हैं, क्योंकि जो पार्ट्स जहाँ से वो ट्रैवल करते हैं शायद ऐसा हो सकता है कि वो पार्ट इतना डेवलप नहीं है जितना जिस पार्ट में वो जा रहे हैं जॉब के लिए वो ज़्यादा डेवलप है। शायद जिस पार्ट में वो जा रहे हैं या जिस सिटी में वो जा रहे हैं वहाँ पे जो नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है जॉब के लिए वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो दूसरा पॉइंट है ट्रेड। बिकॉज ऑफ द बिजनेस पीपल यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। पुराने समय में भी जो लोग होते थे वो कंट्री टू कंट्री ट्रैवल किया करते थे ट्रेड के लिए, क्योंकि एक कंट्री में सब कुछ अवेलेबल नहीं होता था। तो जो ट्रेडर्स थे पुराने ज़माने में वो इंडिया आया करते थे स्पाइसेस के लिए, फॉर क्लोथ मटेरियल, फॉर एग्रीकल्चर गुड्स। सो द थर्ड फैक्टर इज़ रिलीजन। इन मैनी रिलीजियस लोग प्रैक्टिस करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रैवल करने के लिए, हम द होली ट्रैवल कहते हैं। इन मैनी रिलीजियस पीपल यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लाइक कोई टेम्पल है जो किसी और रीजन में, कंट्री के दूसरे पार्ट में है, तो लोगों की श्रद्धा होती है, लोगों का बिलीव होता है गॉड में, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। फिर फ्लड आ जाना, कहीं पे जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे फ्लड आ जाता है, या फिर कोई रिवर है वहाँ पे फ्लड आ जाता है। तो फ्लड आने के कारण जो सॉइल होता है, जो लैंड होता है, वो पूरी तरह से पानी में डूब जाता है। तो लोगों को ज़िंदा रहने के लिए दूसरी जगह में ट्रैवल करना पड़ता है। और कभी कभी सूखा पड़ जाता है ड्यू टू लेस वाटर। अगर सूखा पड़ जाएगा तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, वहाँ पे जी नहीं सकते। ज़िंदगी को या लाइफ को जो चीज़ें जो फैक्टर सपोर्ट करती है सूखा पड़ने के कारण वो फैक्टर्स नहीं रहती है, इसलिए लोग ज़िंदा रहने के लिए दूसरे पार्ट में ट्रैवल करते हैं। द लास्ट पार्ट इज़ वॉर। तो काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि कोई रीजन होता है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं ड्यू टू मैनी फैक्टर्स। तो उस फैक्टर में कुछ लोगों को रहना पसंद नहीं होता है, वॉर में उन लोगों को डिस्टर्बिंग फील होता है, सो दे ट्रैवल फ्रॉम देयर, क्योंकि वहाँ पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो चुकी है। सो काफ़ी बार ऐसा होता है जब हम ट्रैवल करते हैं
ट्रैवलिंग के कारण काफ़ी सारी चीज़ें जो है, काफ़ी सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। अभी वो कौन से फैक्टर्स होते हैं, चलिए एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करिए आप चेन्नई में रहते हैं और आपको जॉब के कारण, बिकॉज ऑफ योर जॉब यू ट्रांसफ़र टू मुंबई, तो आप मुंबई ट्रैवल करना पड़ता है आपको। तो अगर कोई चेन्नई का बंदा है या फिर आप वहाँ के नेटिव पीपल है, आपको मुंबई ट्रैवल करना पड़ रहा है, यू हैव टू शिफ्ट टू मुंबई बिकॉज ऑफ योर जॉब। तो आपके सामने ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है? तो द फर्स्ट प्रॉब्लम मे बी द लैंग्वेज। जो लैंग्वेज चेन्नई में बोली जाती है एज़ कम्पेयर टू मुंबई, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। वी नो इन चेन्नई पीपल यूज़ तमिल एंड इंग्लिश, बट इन मुंबई दे मोस्टली यूज़ इंग्लिश और हिंदी फॉर देयर कम्युनिकेशन। इन सब पार्ट दे ऑल्सो यूज़ मराठी। जो फूड होगा, ऑब्वियसली जो फूड आपको चेन्नई में मिलेगा वो फूड आपको सेम मुंबई में नहीं मिल सकता, बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स जो हमने पहले देखा। मतलब डाइवर्स होता है ना, क्योंकि फूड जो है हर एक पार्ट में अलग होता है, हर किसी को एक अलग तरीक़ा का फूड पसंद होता है। जो कल्चर होता है, सो व्हाट इज़ कल्चर? कल्चर इज़ नथिंग बट अ वे ऑफ लिविंग। तो जो चेन्नई का जो वे ऑफ लिविंग है, जो वहाँ के जो प्रैक्टिसेस है, वो मुंबई से बिल्कुल ही अलग होते हैं, इसलिए उनको कल्चर में भी प्रॉब्लम आएगा। द क्लोथिंग स्टाइल, हमने पहले भी देखा था कि कैसे अलग अलग पार्ट में जो क्लोथिंग स्टाइल होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसीलिए क्लोथिंग स्टाइल भी नहीं होगा। तो ये सब तो रही प्रॉब्लम की बातें। जब आप ट्रैवल करेंगे फ्रॉम चेन्नई टू मुंबई, देयर विल बी अ डाइवर्सिफिकेशन इन योर प्रैक्टिसेस। कैसे? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी एक जनरेशन चेन्नई में रह चुकी है, वो लास्ट वन जनरेशन मुंबई में रह रही, चलिए इमेजिन करिए आपकी जो वन जनरेशन है वो मुंबई में शिफ्ट हो चुकी है। तो मुंबई में शिफ्ट होने के कारण क्या होगा? जो लैंग्वेज आप बोला करते थे, अगर आप चेन्नई से है तो आप तमिल बोला करते थे, पर जो आपकी वो तमिल रहेगी वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द तमिल स्पोकन इन चेन्नई, बिकॉज आप दोनों जगह की भाषा को कंबाइन कर चुके होंगे। जो आपकी हिंदी होगी वो तो ना तो प्रॉपर चेन्नई की होगी, ना तो प्रॉपर मुंबई की होगी। जो एक्सेंट होगा वो एक यूनिक होगा। जो फूड हो जाएगा, फॉर एग्जांपल द पीपल फ्रॉम चेन्नई लाइक टू कंज्यूम इडली सांभर, तो जो सांभर का टेस्ट होगा वो थोड़ा स्पाइसी हो जाएगा, बिकॉज पीपल इन महाराष्ट्र प्रेफर स्पाइसी फूड। जो कल्चर होगा, जो वे ऑफ लिविंग होगा, वो बिल्कुल चेंज हो चुका होगा। जैसे आपकी बिलीव इन गॉड्स वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी होगी। जो आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करते होंगे वो मुंबई की तरह सेलिब्रेट करते होंगे। मतलब एक मिक्स, एक यूनिकनेस देख सकते हैं। जैसे चेन्नई में जो फेस्टिवल है उसे किसी और तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है मुंबई में, तो आप दोनों वे को अडॉप्ट कर लोगे। आप एक ऐसा वे जनरेट कर लोगे, एक ऐसा वे डिस्कवर कर लोगे जो दोनों से अलग होगा, पर दोनों का एक मिक्सचर होगा। जो क्लोथिंग स्टाइल होगी वो भी बिल्कुल डिफरेंट होगी। आप दोनों के क्लोथिंग स्टाइल को एक्सेप्ट कर चुके होंगे। फॉर एग्जांपल कोई फेस्टिवल होता है तो आपका क्लोथिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल लाइफ में होते होंगे तो आपका क्लोथिंग स्टाइल कुछ और होता होगा। तो जैसे कि हमने देखा, इफ़ वी ट्रैवल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, हाउ इट अफेक्ट्स आवर लैंग्वेज, फूड, कल्चर एंड क्लोथ। सो लेट्स स्टडी हाउ डाइवर्सिफिकेशन इज अफेक्टेड ड्यू टू जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर। तो अब हम इस पार्ट में देखेंगे कि कैसे जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर के कारण जो डाइवर्सिफिकेशन है वो अफेक्ट होता है। सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ लद्दाख एंड केरला। जो लद्दाख है वो इंडिया के नॉर्थ मोस्ट पार्ट में है, कश्मीर के पास, और जो केरला है वो वेस्टर्न सदर्न पार्ट में है, विच इज़ अ कोस्टल पार्ट। तो दोनों का जो पहनावा होगा, दोनों का जो रहन सहन होगा एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगा। तो चलिए देखते हैं लद्दाख के बारे में। तो जो लद्दाख है वो एक माउंटेनियस डेजर्ट है। तो माउंटेनियस डेजर्ट होने के कारण जो लैंड फॉर एग्रीकल्चर होता है वो काफ़ी मिनिमल है वहाँ पे, तो एग्रीकल्चर पॉसिबल वहाँ पे नहीं हो सकता है। तो अगर वो ड्राई डेजर्ट है तो वहाँ पे पानी की भी कमी होती है। तो हाउ द पीपल इन लद्दाख लिव देयर लाइफ, जो लद्दाख का लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द इंडिया, बिकॉज लद्दाख एक माउंटेनियस रीजन है। तो बिकॉज लद्दाख एक माउंटेनियस रीजन है, लोग वहाँ पे हर्डिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर डिपेंड करते हैं। They used to herd sheep, goat और अदर एनिमल और कैटल। तो अपने फूड सोर्स के लिए उन कैटल पे डिपेंड करते हैं। जैसे अगर वो शिप पालते हैं तो उस शिप से वो लोग वूल यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही उनके ट्रेडिंग का तरीका भी अलग होता है।
तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा लद्दाख के बारे में। जो पश्मीना वुल होता है लद्दाख में, वो काफ़ी फेमस है। पश्मीना वुल एक ऐसा वुल है जो वहाँ के शिप से मिलता है। तो वो लोग इस वुल का करते क्या है, दे मेक द शॉल्स कॉल पश्मीना शॉल्स। और ये जो शॉल्स होता है वो कश्मीर के ट्रेडर्स को बेचते हैं, बाकी ट्रेडर्स को सप्लाई करते हैं। तो इसी तरह लद्दाख एक माउंटेनियस रीजन होने के बाद भी, एक रिमोट एरिया होने के बावजूद भी कैसे अपने लाइफ जी सकते हैं, कैसे उनका फूड डिफरेंट है एज अदर पार्ट हमने देखा। तो चलिए अब हम केरला के बारे में देखते हैं। तो जैसे कि हमने पहले देखा मैप में, केरला जो है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, मतलब जो वेस्टर्न पार्ट है उसका सदर्न मोस्ट टिप है। तो केरला एक कोस्टल रीजन है। अगर कोस्टल रीजन है इसका मतलब वहाँ पे समुंदर होता है। तो समुंदर में लोग ज़्यादातर जो उनका इंडस्ट्री होता है वो फिशिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जो केरला का जो क्लाइमेट होता है वो भी काफ़ी सपोर्टिव होता है एग्रीकल्चर के लिए, फॉर कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस, टी, और भी ऐसे बहुत सारे स्पाइसेस है जो कि आपको केरला में मिलेगा। और जो वहाँ का क्लाइमेट भी होता है कुछ हिल स्टेशन पे, विच इज़ वेरी सुटेबल फॉर द कॉफ़ी एंड टी। तो इसकी विविधता होने के कारण ही जो केरला है वो ट्रेड के लिए काफ़ी फेमस होता है। सो नाउ लेट्स सी हाउ हिस्टोरिकल फैक्टर, हमने जोग्राफिकल फैक्टर तो देख लिया, और हम देखते हैं कैसे हिस्टोरिकल फैक्टर किसी जगह के डाइवर्सिफिकेशन को अफेक्ट करता है। सो लेट्स कम बैक टू द लद्दाख। तो लद्दाख और केरला को एक बार फिर से पढ़ते। सो लेट्स लुक एट द सिल्क रूट। एज यू कैन सी देयर आर द टू रूट्स विच वॉज प्रेफर बाय द ट्रेडर्स टू ट्रेड इन इंडिया। दो जो पहला रूट है आप देख रहे हैं वो चाइना से आ रहा है, फिर इंडिया से होके वो सेंट्रल एशिया देन बैक टू द यूरोप जा रहा है। तो अब हम सेकेंड रूट देख सकते हैं, द सी रूट विच कम फ्रॉम द चाइना, जो केरला में आता है। फिर केरला से ये रूट अरब में जाता है, देन अरब इट गो टू साउथ अफ्रीका, देन फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू यूरोप। तो लद्दाख का जो पश्मीना जो शॉल हमने देखा, जो पश्मीना वुल वो प्रोड्यूस किया करते थे, वो काफ़ी फेमस हुआ करता था। जो ट्रेडर्स है इन शॉल्स के कारण वो लद्दाख में आया करते थे। और जो लद्दाख का जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो भी काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज लद्दाख इज़ द डोर टू द तिब्बत। इंडिया और तिब्बत को कनेक्ट करने वाला जो रास्ता है वो लद्दाख से होकर जाता है, और इवेंचुअली आज भी लद्दाख को द मिनी तिब्बत बोलते हैं। तो जैसे कि हमको पता है जो बुद्धिज़्म के स्टार्ट इंडिया में हुआ था, तो वाया लद्दाख बुद्धिज़्म स्प्रेड टू तिब्बत, जो तिब्बत का आज मेजर रिलीजन है। तो जैसे कि हमने देखा हाउ लद्दाख प्लेयर है, तो जैसे कि हमने देखा लद्दाख का जो जोग्राफिकल जो रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो सिल्क रूट में हमने बाय लैंड हमने देख लिया कि कैसे लद्दाख एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, केरला की तरफ। तो केरला भी हिस्टोरिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हमने देखा कैसे जो सिल्क रूट है वो पहले केरला में आता है। तो केरला जो प्लेस था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो ड्यूरिंग ट्रेड जो यूरोपियन सेलर है वास्को ड गामा, उन्होंने इस रूट को डिस्कवर किया था। ही ट्रैवल फ्रॉम पोर्चुगल टू इंडिया। तो जो यूरोप से जो रूट है वो उन्होंने डिस्कवर किया था उस समय में। तो वो जो रूट उन्होंने डिस्कवर किया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। मैनी ट्रेडर्स फ्रॉम अरब, यूरोप, फ्रॉम चाइना प्रेफर दिस रूट बाय सी। तो जैसे जैसे ये ट्रेड होने लगा केरला में, तो वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन होने लग गया। जैसे अगर कोई अरब आ रहा है तो वो अपने साथ कुछ नई चीज़ ला रहा है, कोई नई रिलीजियस ला रहा है, कोई नया कल्चर ला रहा है, तो वो कल्चर धीरे धीरे केरला में स्प्रेड होना चालू हो गया। इफ़ समवन कम फ्रॉम द चाइना ही बॉट ऑब्वियसली अ न्यू थिंग टू ट्रेड इन इंडिया। तो ऐसा ही एक चीज़ है जो हम देखेंगे जिसे चीना वाला बोलते हैं। तो चीना वाला क्या है? तो चीना वाला एक टाइप का फिशिंग नेट है जिसे चाइनीज़ नेट भी बोला जाता है। अगर आज भी हम केरला में जाएंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ के लोग इस चीना वाला को यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रेंज है। मतलब इससे हमें पता चलता है कि कैसे हिस्ट्री जो है आज के टेक्निक को, आज के लिविंग स्टाइल को अफेक्ट कर सकता है। द नेक्स्ट थिंग इज़ चीना चाटी। जो चीना चाटी क्या है? तो चीना चाटी इज़ अ वन टाइप ऑफ यूटेंसिल्स विच आर यूज बाय द पीपल ऑफ केरला। तो ये जो वर्ड आप देख रहे हैं चीना या फिर जो चीन, देखिए ये वर्ड आया है चाइना से, जिसे हम हिंदी में चिन कहते हैं। लेट्स स्टडी द लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक दैट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो अब हम इस पार्ट में देखेंगे कैसे हम एक दूसरे से अलग होके भी हम एक हैं। तो चलिए चलते हैं पास्ट में, हिस्ट्री में। तो जब ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी बन के ट्रेड करने आई वेस्ट बंगाल में, तो उन्होंने एक बात नोटिस करा कि ये जो प्लेस है, ये जो लैंड है, ये काफ़ी डाइवर्स है।
यहाँ पे जो लैंग्वेजेस बोली जाती है वो बिल्कुल डिफरेंट है कंपेयर टू द अदर पार्ट। जैसे अगर कोई इंग्लैंड में जाएगा तो पूरे इंग्लैंड में सिर्फ इंग्लिश ही बोला जाता है, बट जब आप इंडिया में आएंगे तो हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा कि कैसे हमारे लैंग्वेज अलग है, कैसे एक पार्ट का लैंग्वेज दूसरे पार्ट से अलग है। तो जब ये बात ब्रिटिशर्स ने देखी वो तो बिल्कुल सरप्राइज हो गया भैया कि ये क्या हो रहा है इधर। तो उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया, हाँ, इस डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा उठा के उन्होंने इंडिया पे रूल कर लिया। दे कैप्चर द होल इंडिया और इंडिया को ब्रिटिश कॉलोनी में बदल दिया। तो हम इंडिया एक दूसरे से अलग थे, डाइवर्सिफिकेशन थे, हमारी लैंग्वेजेस अलग थी, हमारा कास्ट अलग था। इस बात का फ़ायदा उठा के वो हमारे ऊपर रूल किया करते थे। तो बैक इन द टाइम एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने हम सारे इंडियंस को मजबूर कर दिया कि हम एक यूनिटी में आए, एक साथ आए और इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक मोर्चा चलाए, एक वॉर करे, एक मिशन ले कि अब हमारे इंडिया को फ्री करना है। तो वो इवेंट था जलियांवाला बाग। तो वो एक पीसफुली गैदरिंग इवेंट था जहाँ सारे रिलीजियस, सारे कास्ट के लोग, सारे लैंग्वेज के लोग एक जगह पे आके एक साइलेंट प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज वेरी हार्श। उन्होंने सीधा फायरिंग कर दिया उस मेले में, ओपन फायरिंग कर दिया। जहाँ पे हर रिलीजियस के लोग थे, हर कास्ट के लोग थे, हर लैंग्वेज के लोग थे, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो इस इवेंट के बाद सब इंडियन के माइंड में एक माइंडसेट बन चुका था कि अब हमें इस गवर्नमेंट से फ्री होना है। तो ऐसे ही काफ़ी फ्रीडम फाइटर्स थे जिनकी वजह से हमें फ्रीडम मिला। तो सबसे पहले मैं भगत सिंह के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि मेरे फेवरेट फ्रीडम फाइटर है। आफ्टर देन सुभाष चंद्र बोस, जिनका एक फेमस क्वेट था कि आज़ादी भीख में नहीं मिलती है, आज़ादी छीननी पड़ती है। और काफ़ी उनका टैगलाइन था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चंद्रशेखर आज़ाद एंड भगत सिंह वे द यंगर फ्रीडम फाइटर। उनका खून बहुत गर्म हुआ करता था, वो काफ़ी एग्रेसिव हुआ करते थे। जैसे अब हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी देखेंगे तो वो भी काफ़ी एग्रेसिव थे, वो वॉर में बिलीव किया करते थे। लेट्स टॉक अबाउट झांसी की रानी, वो भी काफ़ी बहादुर रानी थी, तो हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है। देन कम द फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी जी, जिन्होंने सत्याग्रह का मार्ग फॉलो किया ब्रिटिशर्स के अगेन। देन वी हैव आज़ाद मौलाना, जिनका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन था। देन वी हैव बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने बॉयकॉट मूवमेंट का स्टार्ट किया था। ऑब्वियसली हम गांधी जी के बारे में भी हमने पढ़ा है कि कैसे उन्होंने स्वदेशी लाने की कोशिश करी। तो बाल गंगाधर भी वैसे थे जिन्होंने अपने न्यूज़पेपर पब्लिशिंग के थ्रू अवेयरनेस फैलाया, जिन्होंने बॉयकॉट किया साइमन गुड को, इंग्लिश गुड्स को। तो इससे कई लोगों को इंस्पिरेशन मिला। तो इनके अलावा भी काफ़ी फ्रीडम फाइटर्स थे जिनके कारण हमें जोश मिला। तो इस इवेंट के कारण और इन महान लोगों के कारण हमें एक इंस्पिरेशन मिली इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। तो हम डाइवर्स थे, हम डाइवर्स होने के बावजूद भी हमने यूनिटी में आके हमने हमारी आज़ादी इन ब्रिटिशर्स से लड़के छीन ली। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेसन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हमने इस टॉपिक में पढ़ा कैसे हम डाइवर्स होके भी एक है, तो हमें ऐसे ही यूनिटी में हमेशा जीना चाहिए। तो चलिए आज का लेसन यही ख़त्म करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू, बाय।